ठीक है। 1798 से 1805 के बीच ये गवर्नर रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो अब इसके बारे में कुछ कुछ बता दे, सुनिएगा जरा ध्यान से जी। क्या है ना, आप कभी अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, 2 मिनट आप समझ लीजिए कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। बात समझ गए जी। अभी तक जो था इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिलेशन वो अलग था 1750 के पहले, कि यहाँ से ले आता था फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स और उसको ले जाके यूरोप में बेचता था। अब उल्टा हो गया कि यहाँ से अब उसको रॉ मटेरियल ले जाना है और यहाँ फिनिश प्रोडक्ट यहाँ बेचना है। और वो ब्रिटिश कॉलोनी जो होता है, हमेशा कॉलोनी को भी कंट्री जिसको कॉलोनी बनाया जाता है तो उसका उपयोग जो मदर कंट्री होती है, मदर कंट्री मतलब जो आपको कैप्चर कर रखा है, उसके इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल इंटरेस्ट के लिए उसका यूज किया जाता है। बात समझ गए जी। आपका इकोनॉमी को यूज कर रहा है, जैसे आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करने का एक बना दिया गया एक देश, और आपको फिनिश प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा ना, जितना तेजी से ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ एक्सपेंशन होगा, राज्य विस्तार होगा, उतना ज्यादा ब्रिटिश इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस गुड्स भारत में बिकेगा। वो टर्म डिक्टेट करेगा ना जी, जहां जहां उसका पॉलिटिकल कंट्रोल होगा वहां पर तो आपके रॉ मटेरियल ले जाएगा, आपको फिनिश प्रोडक्ट देगा। क्लियर। तो इसलिए जैसे जैसे आप देखिएगा, जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की रफ्तार तेज होती गई, वैसे वैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन उसी मतलब रेशियो में तेज होता गया। बात समझ गए। तो ये जो आया वेलेस्ली, ये कुछ स्पेशल काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी के राज विस्तार के लिए, मतलब उसका जो पॉलिटिकल कंट्रोल था उसको एक्सपेंड करने के लिए। तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज कल छूट गया है, वो पहले जान लें। एक एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ जी 1790 से 92। केवल इतना ही खाली लिख लीजिए। और इसमें टीपू सुल्तान जो था वो रूलर था मैसूर का। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। बस इतना ही आपको लिखना है। द वॉर केम टू एन एंड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। बस इतना ही आप लिख लेंगे तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार हो गया। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखिए इसके बारे में जो बता रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, तो इसकी क्या विशेषता थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के राज विस्तार के लिए क्या किया समझ लीजिए। तो ये एक पॉलिसी बनाया जिसको कहा गया सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस। अब ये सब्सिडियरी अलायंस का क्या मतलब है, इसको हिंदी में कहेंगे सहायक संधि। हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक संधि। ये सब परीक्षा में आता है, अच्छे एग्जाम में, बीपीएससी, जेपीएससी, इस तरह का यूपीएससी एग्जाम में कि सब्सिडियरी अलायंस कौन शुरू किया था। तो यही, अब सब्सिडियरी अलायंस का क्या मतलब है समझ लीजिए। इसको लिखाएंगे नहीं, आप खाली सुन लीजिए, क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव चीज है। सुनिए जी, जब किसी इंडियन स्टेट को, इंडियन स्टेट मतलब जो राजा जहां होता था, इंडियन स्टेट को जब सब्सिडियरी अलायंस करने के लिए कंपेल किया जाता था तो क्या फायदा होता था अंग्रेजों को, जरा ध्यान दीजिए।
उस इंडियन स्टेट को अपने यहां मतलब अपने कैपिटल में एक ह्यूज नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स मेंटेन करना होता था अपने पैसे से। मेरी बात समझ में आई कि जो भारतीय रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करता था उसको अपने कैपिटल में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में एक ब्रिटिश सेना को रखना पड़ता था, जिसके खर्च के लिए वो अपना एक टेरिटरी का हिस्सा दे देता था। बात समझ में आई? आप अपने खर्चे पर ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्मी अपने कैपिटल में। अगर आप बड़े राज्य हैं तो आपको एक टेरिटरी दे देना है, छोटा राज्य है तो आपको कुछ ट्रिब्यूट्स मतलब कुछ देते रहना है बीच बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी को। समझ में आया जी? अब देखिए ये ब्रिटिश ट्रूप्स को आप मेंटेन कर रहे हैं, जो ब्रिटिश ट्रूप्स का उपयोग जब चाहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी आपको हटाने के लिए, आपका गला दबाने के लिए करेगा जी। करेक्ट कि नहीं? आपकी राजधानी में ऑलरेडी ब्रिटिश सेना है, जब चाहेंगे आपको हटाना आपको हटा देंगे। क्लियर? तो सोच लीजिए लोग कितना होशियार और तेज था और हम लोग कितना मूर्ख थे कि आपस में लड़ने के चक्कर में, अब वो इसलिए होता था कि देखो तुम्हारा जो दुश्मन है बगल वाला पड़ोसी राज्य, उससे तुम्हारी रक्षा के लिए सेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग कितने बेवकूफ हुआ करते थे और लोग कितना होशियार था कि हमारे ही पैसे से हमको हड़प लिया। पहला चीज तो ये हुआ जी सहायक संधि का मतलब। दूसरी बात इसमें क्या होती थी कि जो भी भारतीय रियासत सहायक संधि करेगा उसका फॉरेन पॉलिसी शैल बी डिसाइडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉरेन पॉलिसी आपकी विदेश नीति कौन डिसाइड करेगा? इसको लिख ही लीजिए जी, लिख लीजिए। सब्सिडी अलायंस का क्या क्या मतलब होता था, लिखे तो लिखिए। इंडियन स्टेट्स which signed subsidiary alliance with East India Company had to take following actions। देखिए जिस भी भारतीय रियासत के द्वारा सहायक संधि की जाती थी, ठीक है, उसको निम्नलिखित काम करना पड़ता था। क्या क्या? पहला लिखिए, देखिए that state had to maintain a large number of British troops in its capital at his and sorry लिखे, क्या लिखे जी? That state has to maintain a large number of troops in his own capital and the expense for this army was borne by the concerned state। देखिए उस जो भारतीय रियासत, हिंदी में लिखा है कुछ कि नहीं, जो भारतीय रियासत सहायक संधि करता था उसको अपनी राजधानी में कुछ सेना रखना पड़ता था, ब्रिटिश सैनिक रखना पड़ता था, बड़ी संख्या में लिखिए, बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिक रखना पड़ता था, जिसके खर्च का वहन वह राज्य स्वयं करता था। हो गया? जिसके खर्च का वहन वह राज्य स्वयं करता था। हो गया जी? पहला तो हो गया, लिख लेना। नेक्स्ट लिखिए, देखिए द इंडियन स्टेट्स had to allow a British resident in his court। लिखिए भारतीय रियासत को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को
रखना पड़ता था। लिख लिए, हैड टू लॉ ए ब्रिटिश रेजिडेंट इन इज कोर्ट। नेक्स्ट लिखिए द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दैट इंडियन स्टेट was decided by ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस भारतीय रियासत की विदेश नीति का निर्धारण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाता था। उस भारतीय रियासत की विदेश नीति का निर्धारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाता था। ठीक है, आगे लिखिए कि द इंडियन स्टेट were not allowed to imply any European in its service without the consent of इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे भारतीय रियासत को अपनी सेवा में किसी भी यूरोपियन को रखने की मनाही थी। हो गया, ऐसे भारतीय रियासत को अपनी सेवा में किसी यूरोपियन को रखने की मनाही थी। ये मोटे तौर पर हम आपको बताएं, सबको समझ में आ गया जी। अब देखिए सबका फायदा क्या हुआ। एक तो बताया कि आपके पैसे से वो ट्रूप्स मेंटेन किया जिससे आप ही को निकल जाएगा। दूसरा, वो आपका किसके साथ हम मित्रता करेंगे क्या करेंगे वो डिसाइड करेगा। अब मान लीजिए कोई इंडियन स्टेट फ्रेंच को अपनी सेना में रखेगा, मान लीजिए कि कुछ भी, तो वो नहीं कर सकता है फ्रेंच के साथ, या और कोई भी जो उसका राइवल था यहाँ पर, उसको आप नहीं रख सकते अपनी सेवा में। इसीलिए वो किया गया कि कोई यूरोपियन को अपनी सेवा में आप नहीं रख सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप समझ गए जी। तब इस नीति के तहत ढेर सारा स्टेट के साथ ये संधि की गई। अब किस किस के साथ ये संधि की गई इसको आपको याद रखना है। 1798 में हैदराबाद के साथ सहायक संधि की गई। 1799 में मैसूर, 1799 में ही तंजौर। ठीक है, उसके बाद अवध के साथ किया गया 1801 में। ठीक है, 1802 में किया गया पेशवा के साथ। ये हुआ पूना की संधि। हो गया। 1803 में देवगांव की संधि, ट्रीटी ऑफ देवगांव, देवगांव की संधि भोसले के साथ किया गया। और 1804 में सिंधिया के साथ किया गया ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव। देखिए जी क्या क्या हम आपको बताए। इतने लोगों के साथ ये सब्सिडियरी अलायंस किया गया। सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके तंजौर, अवध के साथ 1801 में किया, 1802 में पेशवा के साथ किया ट्रीटी ऑफ पूना, 1803 में सॉरी ट्रीटी ऑफ पूना नहीं जी, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ बेसिन किया गया किसके साथ? पेशवा के साथ। ट्रीटी ऑफ देवगांव भोसले के साथ किया गया 1803 में। 1804 में ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव किया गया किसके साथ? सिंधिया के साथ। ये नहीं बताए, सिंधिया के साथ ये किया गया, ये सिंधिया। ठीक है,
हो गया, मिटा देना, मिटाए। अब सुनिए जी, क्या मामला है ना कि एन किन प्रकारेण आपको खत्म करना है, और अब क्या है ना कि स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको सब्सिडी अलायंस करवाए, अब आपको हड़पेंगे, उसके बाद एक को दूसरे के साथ इंस्टिगेट किया, इसके राइवल को आप इंस्टिगेट किया कि इसको मारो, जो अभी भी आपके साथ हो रहा है। आप समझ लीजिए, जैसे अभी आप देखेंगे कि ट्रम्प बाबा, जो ट्रम्प चच्चा नहीं जी, क्या क्या कर रहे हैं उल्टा फेरी। अभी मान लीजिए कि हम लोग जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आप समझ, 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, पता है ना। बांग्लादेश का 16-17 करोड़ है, 25 10 35 7 42 करोड़ हो गए। और आसपास का जो कंट्री है उसके साथ अगर आप अच्छा रिलेशन कर लें तो 40-50 करोड़ का मार्केट आपको यही मिल जा रहा है, जिसके लिए कि कुछ नहीं करना है, इधर से उधर, जैसे यहाँ से 25 किलोमीटर कहीं जाना है, उस तरह का ना हिसाब किताब हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं, एकदम उसको भी अच्छा सस्ता सामान मिलेगा, आपको भी मार्केट मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप आपस में जुड़िए नहीं, मिलिए नहीं, जिसके लिए वो सब व्यवस्था करके यहाँ से गए, जाते समय चला गया है। कब? 1947 में आप लोग एकजुट नहीं हो जाइए, उसका पूरा व्यवस्था करके चला गया। आज भी आप लड़ते जा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, लेकिन लड़ रहे हैं ना जी आप, नहीं तो खैर। तो अभी क्या होना, इसके समय में 2 वार हुआ में, पहला लिखिए जी, लास्ट एंग्लो मैसूर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था जो मारा गया, लेकिन ड्यूरिंग दिस वॉर टीपू सुल्तान वाज फाइनली किल्ड एंड मैसूर वाज annexed to the annexed by ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, हिंदी में लिखिए, in 1799 Tipu Sultan was defeated and killed and Mysore was annexed to the ईस्ट इंडिया कंपनी एम्पायर। क्लियर जी। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हो गई और वो हार गया और मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। क्लियर जी। अब थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग कुछ जान लेंगे। टीपू सुल्तान जो था वो ऑलमोस्ट सेकुलर टाइप का आदमी था जी। अभी उसको पोर्ट्रे किया जाता है कुछ गंदे ढंग से, लेकिन बढ़िया आदमी था। अब हर आदमी कुछ अपने लाइफ में मान कुछ हो सकता है कि प्लस माइनस किया होगा, तो उसको खाली माइनस, उसका निगेटिव आप हाईलाइट करेंगे। हमें भी कुछ माइनस होगा तो आप उसी को हाईलाइट करें। आपको दिन भर पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं जी, आप मेरा जो कुछ भी होगा माइनस, तो वही निगेटिव चीज आप उसको हाईलाइट करेंगे तो ठीक बात नहीं है। तो जो किया है टीपू सुल्तान, क्या क्या किया, तो ये थोड़ा प्रोग्रेसिव टाइप का आदमी था। जो भी इंडियन रूलर था उसमें क्यों हम लोग हार गए, क्योंकि हम लोग वही कंजर्वेटिव, वही कभी लोगों से मतलब बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं और मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं किया हमारा रूलर, तब ना हम लोग इस स्थिति में पहुंच गई थी। ये क्या होता था, फ्रेंच अखबार पढ़ता था और देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानता था। फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, आपको पता होगा 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां एक जैकोबिन क्लब बनाया गया था। तो ये मेंबर था जैकोबिन क्लब का, और वहां पर इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये 3 बात स्लोगन वहां शुरू किया गया था। तो ये टोकनिज्म के रूप में अपने यहाँ एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था। लिखिए, तो पहले लिख लीजिए कि ही वाज ए मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब का मेंबर था एंड ही प्लांटेड
ए ट्री ऑफ लिबर्टी इन इज कैपिटल। और इसके द्वारा ये जैकोबिन क्लब का सदस्य था और इसके द्वारा ट्री ऑफ लिबर्टी अपने यहां लगाया गया था। ये सिंबॉलिक है ट्री ऑफ लिबर्टी, समझे जी। लिखी कि ही ट्राई टू एस्टैब्लिश ए मॉडर्न कंपनी लाइक यूरोपियन कंपनी, ए मॉडर्न ट्रेडिंग कंपनी लाइक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। देखिए इसके द्वारा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के तरह एक कंपनी स्थापित करने की कोशिश की गई। देखिए ही डिजाइन द मॉडल ऑफ ए वारशिप, और इसके द्वारा एक युद्ध पोत का डिजाइन तैयार किया गया। देखिए ही गेव लिबरल ग्रांट्स फॉर द रिनोवेशन ऑफ शारदा देवी टेम्पल। देखिए इसके द्वारा शारदा देवी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धन दिए गए। हो गया जी। उसके लिखिए कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाज वेरी क्लोज टू हिज पैलेस, और श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर इनके महल से काफी नजदीक था। देखिए he had made contact with the rulers of Arab, Afghanistan, Egypt, etc. to drive away English East India Company from India। देखिए इसके द्वारा मिस्र, अफगानिस्तान और अरब के शासकों और फ्रांसीसियों से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाने के लिए संपर्क किया गया था। He had made contact with Arabs, Afghans, Egyptian ruler and French in Mauritius to drive away इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इंडिया। सब लोग लिख पाए। भारत से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए इसके द्वारा इन लोगों से संपर्क किया गया था, बताए आपको। हो गया जी। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। सेकेंड एंग्लो मराठा वार, देखिए ये हुआ जी 1802 से 1805 के बीच। इसका कारण हुआ मोटे तौर पर बताते हैं कि आपको अभी बताया कि पेशवा के साथ एक सहायक संधि की गई, जिसको हम लिखे अभी वहां पर बेसिनिक संधि। तो किसी कारण से पेशवा वो संधि करने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन बाद में इसको लगा कि तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ शुरू, जिसमें कि बाद में भोसले और सिंधिया ये सब शामिल हुआ जी। तो भोसले को ये सब हार गया, तो भोसले को आपको लिखाया भी कि 1803 में देवगांव की संधि करने के लिए बाध्य किया गया, जो कि एक सब्सिडी अलायंस था, जो एक सहायक संधि थी। और 1804 ईस्वी में सिंधिया को सूरजी गांव की संधि करने के लिए बाध्य किया गया।
अब ये लोग का सबका पोजीशन सबऑर्डिनेट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया मोटे तौर पर ये लोग, बात समझे, क्योंकि उसके यहाँ अभी मेंटेन करने लगा सब अपने अपने यहाँ इसका ट्रुप। तो इस तरह से ये आपको क्या जी बताए थे वेलेस्ली, खत्म।